हेलो एवरीवन, नमस्कार। इन जो शॉर्ट वीडियोस हैं इनका मेन पर्पस जो है दैट इज़ जस्ट टू रिमूव द मिसकंसेप्शंस अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हैं, मिसकंसेप्शन फैले हैं, इनको हमको दूर करना है। एंड वी हैव टू प्रमोट एंड प्योरीफाई द एंसेंट प्रोफेशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उसको हमको प्योरीफाई करना है, उसमें जो भ्रांतियाँ आ गई हैं उसको हमको दूर करना है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हमको प्रमोट करना है। ये हमारे वीडियोस का मेन मकसद है। सो आज मैं एक नए टॉपिक पे बोलने वाला हूँ और वो बहुत ही पॉपुलर और फियरफुल टॉपिक है। उसका नाम है काल सर्प योग। इसको आजकल काल सर्प दोष का नाम भी दे दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो आजकल आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर आजकल सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कुंडली में राहु केतु कहाँ पे बैठे हैं, और वो अगर सारे प्लैनेट एक साइड में होंगे राहु केतु के, तो वो काल सर्प योग होता है जैसे कि, तो वो तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि नाउ यू आर गोइंग थ्रू काल सर्प योग, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है। और अगर दुर्भाग्य से उसकी राहु की दशा या केतु की दशा भी चल रही है तब तो सोने में सुहागा हो गया उनके लिए। मतलब फिर वो कुंडली को देखने की कोई कोशिश भी नहीं करते, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसका क्या फल है, किस प्लैनेट किस दशा में बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, उस पर कोई भी एनालिसिस नहीं होता। केवल एक सीधा निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि आपके काल सर्प दोष है, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में दुर्भाग्य चलते रहेंगे और इस समय आपकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है, या तो एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या कैरियर में, या फिर संतान के बारे में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, ये सारी की सारी वो एक तरफ ले जाते हैं और काल सर्प योग पर डाल देते हैं। तो काल सर्प योग उनका एक इजी टूल हो गया है कि जिसमें यह है कि आपको कुंडली एनालाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक योग देखिए और सामने वाला जो क्लाइंट आया है, कस्टमर जो भी है, उसको आप डरा दीजिए और फिर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने काल सर्प योग की पूजा करी है कि नहीं है। वो है नारायण नागबली की पूजा, वो आपने करी है कि नहीं है। तो अगर उसने करी होगी वो पूजा तो बोलेगा हाँ मैंने करी थी 2-3 साल पहले। तो कहते नहीं, उसको आपको हर 3 साल में करना पड़ेगा काल सर्प योग की पूजा। तो जाइए आप नासिक में जाइए, उज्जैन में जाइए, महाकालेश्वर में जाइए, पूजा कराइए। तो ये एक $multi-million बिजनेस है एक्चुअली, ये एक एम्पायर बन चुका है। सो इसके बारे में मैं आज थोड़ा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या और ये आया कहाँ से है। तो एक्चुअल में तो आज मैं बताना ये चाहता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो हर 2 डेज में अपना साइन चेंज करता है। तो मून नॉर्मली बाहर रह जाता है, राहु केतु के उसके अंदर नहीं आ पाता है, वो मोस्ट ऑफ द डेज बाहर रह जाता है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर से एक नई चीज़ निकाली, वो बोला कि आंशिक काल सर्प योग है, मतलब आपको आंशिक हो गया है तो अभी आप पूजा कराइए। और आजकल तो कभी कभी ये भी हो गया है कि मून के अलावा कोई भी और प्लैनेट अगर बाहर आ गया, एक प्लैनेट या कभी कभी 2 प्लैनेट भी, तो आपको बोल दिया जाता है आंशिक काल दोष है, इसकी आप पूजा कराइए। तो ये टोटल मिसकंसेप्शन है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं कि कैसे काल सर्प योग का कैसे एनालिसिस किया जाता है और उसमें कितनी सच्चाई है। सो दिस इज़ वन हॉरोस्कोप, वैदिक हॉरोस्कोप। जैसा कि आप हॉरोस्कोप में जानते हैं कि 12 हाउस होते हैं, 1 से लेके 12 तक, और 9 प्लैनेट्स होते हैं। राहु केतु को अगर हटा दिया जाए तो 7 प्लैनेट्स होते हैं। और ये सारे प्लैनेट्स अपने ट्रांजिट में मूव करते रहते हैं, मतलब दे मूव अराउंड सन। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड सन। सम आर वेरी स्लो मूविंग एंड सम आर फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। सो लाइक सैटर्न इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, एंड ये एक साइन को कवर करने में, मतलब अगर भी एक्वेरियस में है तो एक एक्वेरियस से ये दूसरे में जाने में, पाइसेस में जाने में 2.5 ईयर्स लेगा। 2.5 ईयर्स सैटर्न एक ही साइन में रहता है। और जुपिटर उसके बाद सेकंड नंबर का स्लोएस्ट प्लैनेट है, वो 1 ईयर रहता है, वो एक साइन में 1 ईयर रहता है। और बाकी मार्स है फिर, दैट इज़ टेकिंग 1.5 मंथ्स टू क्रॉस 1 साइन। और इसके अलावा सन, मरकरी, वीनस, ये तीनों 1 मंथ लेते हैं एक साइन को क्रॉस करने में। और नॉर्मली ये सन, मरकरी, वीनस साथ साथ चलते हैं ये लोग। मतलब सन से मरकरी 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, और सन से वीनस 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। सो नॉर्मली ये लोग सेकेंड हाउस में होंगे या मैक्सिमम
उस एक थर्ड हाउस में होगा वीनस, इससे दूर नहीं हो सकता सन से। सो अगर ये एक आप देखिए कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जुपिटर किसी एक साइन में आ गया और सैटर्न भी उसी साइड है, राहु केतु के उस तरफ है, तो बाकी प्लैनेट का आना तो बहुत नॉर्मल घटना है, क्योंकि वो हर एक मंथ में ये सारे 3-3 4-4 प्लैनेट मूव होते हैं, तो वो होते रहते हैं। सो राहु केतु के साथ सारे प्लैनेट एक तरफ आना, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एक्चुअली। सो काल सर्पयोग इज नथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, इट हैपेंस वेरी ऑफन। अब ये कुंडली जो है दिसंबर 1995 की है। सो अराउंड नवंबर 1995 से आई थिंक मार्च अप्रैल 96 तक जितने भी बच्चे बॉर्न हुए, आप बोलेंगे सारे के सारे काल सर्प योग में बॉर्न हुए हैं, क्योंकि उस समय सारे प्लैनेट राहु केतु के एक तरफ थे एक्सेप्ट मून। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि सारे के सारे बच्चे जितने भी 5-6 महीने में पैदा हुए हैं कि सारे के सारों को काल सर्प दोष है और सबकी ज़िंदगी मिजरेबल होगी, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। तो इसीलिए काल सर्प योग इज ए राइट कॉन्सेप्ट, ऐसा हो सकता है, मैथमेटिकली ऐसा हो सकता है तो कि सारे प्लैनेट एक तरफ हों, लेकिन टू कंसीडर देम एज ए दोष, दैट इज अ दोष एक्चुअली, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज रॉन्ग थिंग टू से। सो जस्ट मैं ऐसे बताना चाहता था आपको कि राहु केतु होता कैसे। तो आप कभी भी अपनी कुंडली खोलिए, आप अपने हॉरोस्कोप को खोलिए, उसमें आपको ऐसा देखने को मिले कि राहु केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट हैं। तो ये राहु केतु यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये राहु केतु यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे भी हो सकते हैं। राहु इधर होगा, केतु इधर होगा, या फिर मान लीजिए राहु इधर है, केतु इधर है, तो ये आमने सामने, बिकॉज राहु केतु ऑलवेज 180 डिग्रीज अपार्ट होते हैं, क्योंकि दे आर शेडो प्लैनेट्स एंड दे आर नोड्स ऑफ मून। सो इसलिए राहु यहाँ पे भी हो सकता, केतु यहाँ पे हो सकता कि, और सारे प्लैनेट अगर एक नीचे हैं या ऊपर हैं उसके, तो वो काल सर्प योग बन जाएगा। सो आप अपनी कुंडली में देखिए राहु केतु अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन में है सारे प्लैनेट, तो यू हैव ए काल सर्प योग, बट डोंट कंसीडर दैट इट इज ए दोष। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो मेन ग्रंथ रहे हैं, वो एंशिएंट लिटरेचर जितने भी हैं, उन सबके नाम मैं बताता हूँ। इसमें किसी में भी काल सर्प योग का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। तो अभी अगली बार अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और वो आपको बोले काल सर्प योग है आपके और आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, तो सबसे पहला आप क्वेश्चन उससे पूछिएगा कि किस वाले ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस वैदिक एस्ट्रोलॉजर की कौन सी वाली बुक में आप लिखा है, उस बुक का आप नाम बताइए और मेरे को दिखाइए भी कहाँ पे है, कहाँ पे किस बुक में मेंशन किया है काल सर्प योग। सो ये क्वेश्चन करिए आप उनसे। और उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आपको स्टिल आपको एनालिसिस करवानी है अपनी कुंडली की, तो उनसे ये बोलिए कि आप काल सर्प योग को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, 1 मिनट को हटा दीजिए, अब आप मेरी कुंडली का पूरा एनालिसिस करिए और फिर उसके बाद आप बताइए कि मेरे सारे ग्रह कैसे हैं, क्या क्या पोजीशन है, फिर बाद में राहु केतु को वहाँ पर रख दीजिए, फिर उसका इम्पैक्ट बताइए। तो ये एक राइट वे होगा बताने का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वैदिक ज्योतिषी के प्रमाणिक ग्रंथ, मतलब ये जो हैं ये की डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। जो नॉलेज हम लोगों को आज हम लोग को मिली है, जो हज़ारों किताबों में इधर से उधर हम लोग देखते हैं, ये सारी की सारी ऑलमोस्ट इन्हीं ग्रंथों से आई है। इसके बाहर से वैदिक ज्योतिषी कहीं पे भी नहीं है। सो ये जो ग्रंथ हैं जिनको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, भावार्थ रत्नाकर, बृहद जातक, चमत्कार चिंतामणि, दैवज्ञ वल्लभा, होरा मार्तंड, लघु पराशरी, फल दीपिका, उत्तर कालामृत, जातक चंद्रिका, जातक परिजात, जातक तत्वम, नष्ट जातकम। ये जो मेन हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे ये हैं, और इनमें किसी में भी काल सर्प योग या फिर काल सर्प दोष का जिक्र कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी इसको मेंशन भी नहीं किया गया है। सो आई थिंक ये जो काल सर्प दोष नाम की चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, वो पिछले 30-40 सालों में इंट्रोड्यूस की गई है, और कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, फाइनेंशियल मोटिवेशन के कारण ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, और जिसको आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस चीज़ को फियर मोंगरिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। क्लाइंट या उनके कस्टमर जो भी आते हैं उनको डराया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, और उनको पूजा के लिए एक तरीके से विवश किया जाता है, जो कि ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नारायण नाग बलि की पूजा एक्चुअल में ये
पितृदोष के लिए पूजा की जाती है। तो पितृदोष के लिए ये पूजा करवाना ठीक है, उस पूजा को आप करवा सकते हैं एज ए पितृदोष, लेकिन उसको काल सर्प के साथ जोड़ के या फिर सांप के साथ किसी भी तरीके से जोड़ के कराना एकदम अनुचित है, गलत बात है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो कि बिग सेलिब्रिटीज़ के हैं, जिन सब की कुंडली में या तो पूर्ण काल सर्प योग है या फिर मून बाहर है, लगभग आंशिक जिसको आप बोल सकते हैं ये है। तो महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प योग है। इयान थोर्प जो कि स्विमिंग के चैंपियन हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है। इसके अलावा पॉलिटिशियन में आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मार्गरेट थैचर हो गई, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गए, और म्यूजिशियन में लता मंगेशकर की कुंडली में काल सर्प योग है, मैडोना की कुंडली में भी काल सर्प योग है। सो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी, बिलियनर, मिलियनर लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, क्योंकि काल सर्प योग इज़ ए वेरी ऑर्डिनरी योग एक्चुअली, इट इज़ ए मैथमेटिकल योग, नो डाउट। ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें राहु केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाते हैं। दिस इज़ ए रियलिटी एक्चुअली, दैट इज़ ए रियल मैथमेटिकल योग। लेकिन इसको किसी भी तरीके से दोष कहना एकदम पाप है, एकदम दोष है, इस दोष को दोष कहना। इसलिए ऐसी चीज़ों से आप बचें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद।